नमस्कार साथियों, मैं युवराज गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आपको पता है कि 45 दिन है हमारे पास और मेरी एक टैग लाइन है 45 दिन दो सिलेक्शन लो। आपको पता है कि इन 45 दिनों में मैं आपको 20 से 25 मिनट में एक टॉपिक उसको पूरा खत्म करूंगा, बहुत अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से खत्म करूंगा। बच्चों, इससे पहले जो हमारा पहला वाला वीडियो था आपने वो बहुत अच्छे से देखा। ये जो पहला वाला वीडियो था वो हमारा आवर्धन क्षमता का था और कल रात में 9:30 बजे आपको ये क्लास मिली थी। आप देखिए 23 घंटे में इसके व्यूज जो है वो 24,000 के आसपास है। मतलब आप ये देखिए ना, एक ही वीडियो में 234 बच्चों ने कमेंट किया, बहुत भर भर के प्यार दिया, इसके लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। दूसरी एक बात और है, आप सब लोग मेरे सर पे बाल नहीं देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग लग रहा होगा क्या हो गया। तो अभी मैं बता दूं, 4 से 5 दिन पहले मेरी दादी का देहांत हुआ था और उसी वजह से जो है मुझे घर भी जाना पड़ा था, लेकिन आज फाइनली बाल हटाए रहे और मैंने सोचा कि हम लोग क्लास जरूर करते हैं क्योंकि क्लास होते रहना जरूरी है। एक भी दिन किसी भी तरीके से मिस नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपकी तरफ से और मेरी तरफ से हो, ठीक है। इसलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप लोग क्या नाम से जानते हैं? अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। परिभाषा हम लोग बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अपवर्तनांक होता क्या है। बच्चों, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, दो तरह के माध्यम होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। सबसे पहला जो माध्यम होता है उस माध्यम को बोला जाता है सघन माध्यम, है ना, सघन माध्यम। सघन माध्यम को हम लोग इंग्लिश में क्या नाम से जानते हैं सर? इसको बोलते हैं डेंस मीडियम। दूसरा जो माध्यम होता है उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं और विरल माध्यम को ध्यान रखना, हम लोग इंग्लिश में क्या नाम से जानते हैं? रेयर मीडियम। पहले तो आप ये समझो कि दो तरह के मीडियम होते हैं, एक सघन माध्यम होता है, दूसरा हमारा विरल माध्यम होता है। अपवर्तनांक को शो किससे करते हैं? तो याद रखना, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको जो शो किया जाता है वो हमारे म्यू से शो किया जाता है, म्यू से। अगर डेंस मीडियम की बात करते हैं तो याद रखना, जब जब तुम्हारे पास डेंस मीडियम होगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा वो ज्यादा होगा, जबकि विरल माध्यम रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। तो आप ध्यान रखना, मीडियम अगर डेंस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मीडियम अगर रेयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना? अच्छा बच्चों, इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें समझाने वाला हूं कि एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अपवर्तनांक होता क्या है। तो याद रखना, जब भी हमें किसी भी माध्यम का क्या निकालना हो? अपवर्तनांक निकालना हो। क्या निकालना हो? अपवर्तनांक निकालना हो। तो याद रखना, हर मीडियम का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो निर्वात में प्रकाश की चाल, किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल और डिवाइड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल, कह सकते हो ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूले हमारा अपवर्तनांक का होता है। फिर से मैं बता दूं, अपवर्तनांक के फॉर्मूले में ऊपर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। बच्चों, ये जो सी लिखा है ना, ये सी क्या है? तो क्या देना, इस सी को बोला जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होगी वो हमारा सी है, वैक्यूम में प्रकाश की चाल। और अगर हम लोग यहां वी की बात करते हैं, वी क्या है? तो क्या देना, वी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल। बच्चों, प्रकाश ना हर माध्यम में चल सकता है और साथ साथ निर्वात में भी चल सकता है। तो ऊपर तुमने क्या किया है सर? ऊपर हमने किया है यहां पर निर्वात में प्रकाश की चाल, नीचे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला होता है म्यू बराबर सी बटे वी। दोनों में स्पीड है, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड। यही रीजन है कि अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती। जब भी कभी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अपवर्तनांक की कोई यूनिट होती है, कह देना नो यूनिट है। अपवर्तनांक की किसी तरह की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर हो रही? बच्चों, अब यहां पर मुझे निर्वात में प्रकाश की चाल के बारे में 2-4 बातें बतानी पड़ेगी। जब भी कभी तुमसे यह पूछा जाए कि सर निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है ना, यानी वैक्यूम में कितनी होती है, तो निर्वात में अगर कोई तुमसे पूछे कि निर्वात में बताइए सर प्रकाश की चाल कितनी है, तो कह देना निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको आप लोग सी कहते हैं। अगर कोई पूछे सी का मान कितना होता है, तो सर सी का मान होता है 3 × 10⁸। बच्चों, ये जो 3 × 10⁸ मैंने बताया, ये तुम्हारा मीटर पर सेकेंड में है। लेकिन कई बार रेलवे ना आपको धोखा देने के लिए ये किलोमीटर पर सेकेंड में भी पूछ लेता है। तो अगर ये मान तुमसे किलोमीटर प्रति सेकेंड में पूछा जाता है तो 3 × 10⁵ बताइए और आगे उसके बता दीजिए किलोमीटर पर सेकेंड। दोनों चीजें याद रखना। ये जो तुमने निर्वात में प्रकाश की चाल बताई, चाहे मीटर पर सेकेंड वाली हो या फिर किलोमीटर पर सेकेंड वाली हो, बच्चों इसको देने वाले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम आपसे हमेशा पूछा जाता है।
उनका नाम था सन 1676 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा हुए, उन साइंटिस्ट का नाम था रोमर। रोमर ने ध्यान रखना सन 1676 ईस्वी में पैदा नहीं हुए थे, प्रकाश की चाल दी थी। रोमर ने सन 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश की चाल बताई कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बच्चों प्रकाश निर्वात में भी चलता है और अलग अलग माध्यम में भी चलता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो याद रखना प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा हमारा वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी सर, वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। उससे कम लाइट की जो स्पीड होती है वो हमारी गैस में होती है, उससे कम ध्यान रखना लिक्विड में होती है, और सबसे कम अगर कोई पूछे कि सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम हमारी सॉलिड में होती है, सॉलिड। तो ये जो मैंने आपको स्पीड दिखाई, ये जो मैंने क्रम बनाया सर, ये क्रम किसका क्रम है, तो कह देना ये सर क्रम जो है हमारे स्पीड का क्रम है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड का क्रम है। सबसे ज्यादा वैक्यूम में स्पीड होती है, उससे कम गैस में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, सबसे कम सॉलिड में होती है। बताइए यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ ले। बच्चों अब यहां पर आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जैसे कि आपने फॉर्मूला बताया कि म्यू बराबर c/v आता है, म्यू बराबर c/v आता है। मैं अगर यहां से सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछूं कि भाई मेरे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो मेरे दोस्त अगर मैं यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछूं, अब देखो यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। पहले आप डेफिनेशन देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की परिभाषा होती है निर्वात में प्रकाश का चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं सर? निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में चाल के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बच्चों अगर मैं यहां से v का फॉर्मूला पूछूं तो देख लो v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर? v का फॉर्मूला आ जाएगा c/μ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, v बराबर c/μ। मेरे दोस्त ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप ऑडिट कैसे सर, ये वाला फॉर्मूला कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। बच्चों आपको ये बात पता है कि v क्या है? तो v ना माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो जब भी कभी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल तुम्हें निकालनी हो तो आप कुछ नहीं करना, प्रकाश की चाल। तो जब भी कभी किसी माध्यम में तुम्हें प्रकाश की चाल निकालनी है तो माध्यम में प्रकाश की चाल v निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब 3 × 10⁸ ऊपर रखिए और उस माध्यम का अपवर्तनांक नीचे रख दो। तो अलग अलग माध्यम का तुम्हें अपवर्तनांक याद होना चाहिए ना। तो बच्चों एनसीईआरटी के डेटा में कम से कम 8 से 10 ऐसे अपवर्तनांक है जो तुम्हें याद होने चाहिए। तो मैं अभी ना अलग अलग माध्यम के आपको अपवर्तनांक याद करा देता हूं, और जैसे आप अलग अलग माध्यम के अपवर्तनांक याद करोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कह दिया जा रहा है कि किसी माध्यम का म्यू बराबर जो लिखा है वो 1.2 है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर हमारा 1.2 कह दिया, ठीक है सर। तो आप मुझे बताओ अगर म्यू बराबर 1.2 है तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 3 × 10⁸ ऊपर रखना है और 1.2 तुम्हें नीचे रख देना है। 1.2 अगर 3 में 1.2 से डिवाइड कराया जाए तो कितनी बार जाएगा? 2.5 बार जाएगा। यानी माध्यम में प्रकाश की चाल जो निकलेगी वो 2.5 × 10⁸ 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देख लीजिए किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने का ये तरीका है। इस पर रेलवे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। अभी बताओगे कैसे क्वेश्चन पूछता है? पूछा भी है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, याद करना पड़ेगा वो। ओके, तो बच्चों अभी ना अब मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। कम से कम इतने मीडियम के तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं निर्वात वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? बच्चों वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पूरा 1 बताइए, प्योर 1 होता है। लेकिन अगर तुमसे हवा का पूछा जाए, चूंकि हवा कोई माध्यम है, तो हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0008, कहीं कहीं 0003 भी मिलता है, उसमें मत जाइए, 0003 हो या 0008 हो, कम है। बच्चों अगर मैं जल की बात करता हूं तो जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे थोड़ा ज्यादा होता है। आपको 4/3 याद कर लो या फिर 1.33 याद कर लो, ये हमारे जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए कितना होता है? 3/2 होता है, और 3/2 याद कर लो या फिर 1.5 याद कर लो।
भाई कांच की डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है, पानी से कांच की डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर कांच की डेंसिटी ज्यादा है तो कांच का अपवर्तनांक भी ज्यादा है। बच्चों डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42 होता है, ये हमारे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्फ का इस समय बहुत पूछा जाता है। बच्चों बर्फ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर याद रखना 1.31 होता है। देखो बर्फ का 1.31 होता है, पानी का 1.33 होता है। लेकिन अगर यही तुमसे अल्कोहल पूछे, कहीं लिखा है अल्कोहल? नहीं लिखा, तो मेरे भाई एक जगह एक कॉलम तुम्हें अल्कोहल का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉलम अल्कोहल का भी बना लीजिए, अल्कोहल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का ध्यान रखना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.36 होता है। 1.36 ये हमारे अल्कोहल का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बचा हमारा क्या? बेंजीन बचा तेल। तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखना 1.47 होता है, तेल का 1.47 होता है। जबकि अगर बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 होता है। जबकि केरोसिन, बेंजीन निकलाया लेकिन वो केरोसिन है, केरोसिन का 1.44 होता है, ठीक है। जबकि अगर बेंजीन का पूछे तो बेंजीन का ध्यान रखना 1.50 होता है, और इन सभी में रॉक सॉल्ट का जो म्यू होता है वो 1.54 होता है। तो मैंने आपको ये जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए, ये सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होने चाहिए, ओके। इसकी खास बात पता है क्या बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होने से, है ना, आप लोग अलग अलग माध्यम में स्पीड निकाल सकते हो। जैसे मैं कह दूं कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी, है ना, मैंने आपसे पूछा कि पानी में आप मुझे प्रकाश की चाल बताओ जरा। बच्चों अगर आपसे ये पूछ रहे कि पानी में बताओ प्रकाश की चाल कितनी होनी चाहिए, तो कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा पानी में प्रकाश की चाल निकालने के लिए 3 × 10⁸ ऊपर रखिए। अब पानी का जो अपवर्तनांक तुमने 4/3 बोला उसे नीचे रख दो, रख दे नीचे। आप बताओ जैसे ही आप ये सॉल्व कराएंगे तो 9/4 हो जाएगा, और 9/4 × 10⁸ ये हमारा मीटर पर सेकेंड पानी में प्रकाश की चाल आ रही, 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो अलग अलग माध्यम में स्पीड निकालने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब बच्चों अभी ना मैंने आपको ये जो फॉर्मूला बताया ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले पर कई बार एनालिसिस आती है कि इससे वेलोसिटी को कैसे रिलेट करना है, लैम्डा को कैसे रिलेट करना है, बहुत सारी चीजें बतानी होती है। और भी एक दो छोटे छोटे पॉइंट है, तो मैं इसके बाद अगली स्लाइड लेते आऊं एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करना है बहुत ध्यान से सुनो बच्चों। आपने अभी अभी ये फॉर्मूला जाना कि अगर माध्यम में प्रकाश की चाल v निकालनी है तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक करना होता है। यही तो मैंने बताया कि अगर माध्यम में प्रकाश की चाल v चाहिए तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर रखिए और उसका अपवर्तनांक नीचे रखिए। यह हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल है। बच्चों यही से क्लियर हो गया कि माध्यम में प्रकाश की चाल v कहीं ना कहीं अपवर्तनांक म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आपको यह भी बात पता है, कि v बराबर बताइए फॉर्मूला क्या होता है, n × लैम्डा होता है ना। वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला v बराबर n × लैम्डा होता है। तो बच्चों यहां से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी कहीं ना कहीं लैम्डा के समानुपाती है। ये देखो हमने दो चीजें समझी कि वेलोसिटी लैम्डा के समानुपाती है और वेलोसिटी हमारे पास कहीं ना कहीं अपवर्तनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इन दोनों बातों को एक साथ लिख दूं, तो क्या कहूंगा? तो ये कहूंगा कि सर वेलोसिटी लैम्डा के समानुपाती है, लेकिन अपवर्तनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। बिल्कुल सर आप लोग इस बात को ऐसे लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। अब बच्चों यहां सुनो, इसमें ना आप लोग को 1-2 वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अगर मैं यहां 1-2 वाला फॉर्मूला बनाऊं तो क्या कहूंगा बताइए? v1/v2 बोल दो बराबर λ1/λ2 बोल दो बराबर, चूंकि अपवर्तनांक अपोजिट में है तो क्या मैं इसको μ2 / μ1 कर सकता हूं। तो ये अगर कभी भी फॉर्मूला बनाना आए तो ध्यान रखना वेलोसिटी लैम्डा के फॉर्मूले समानुपाती वाले फॉर्मूले बनेंगे, और ध्यान रखना अपवर्तनांक के फॉर्मूले इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले बनेंगे, ठीक है। चलिए अब एक कहानी और सुनो बच्चों। आपको ये बात पता है कि जब भी कभी अभी रेलवे ने ये चीजें की है, रेलवे ना अब जब अपवर्तनांक पूछता है ना तो विद रिस्पेक्ट में पूछता है इसके सापेक्ष स्टार। जैसे कि अपवर्तनांक जब भी कभी लिखा जाता है तो वो इस तरह से लिखा जाता है 1 μ2। पहले आप ये समझो कि 1 μ2 को कहते क्या है।
बच्चों 1 म्यू2 को कहा जाता है कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपूर्णांक। जो चीज पहले हो उसके सापेक्ष बोलिए और जो चीज बाद में हो उसका अपूर्णांक बोलिए। क्या बोला जाएगा इसको बताइए सर? इस वर्ड को बोला जाएगा माध्यम एक के सापेक्ष। ध्यान से सुनिएगा, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक। तो लाइनें बड़ी खास तरीके से बोलिएगा क्योंकि ये सब लाइनें ना आपकी बहुत ज्यादा परेशान करेंगी आपको। मैं पहले बता दूं, 1 पहले है एक के सापेक्ष दो का। इंग्लिश में सुनिए सर, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है ना, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, ये इसका इंग्लिश टर्म। तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जिसके सापेक्ष होता है वो हमेशा नीचे बनेगा, यानी 1 म्यू2 का फॉर्मूले में म्यू1 नीचे रहेगा और म्यू2 हमारा ऊपर रहेगा। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष हो वो नीचे और जिसका पूछा जा रहा है वो हमारा कहां होगा? ऊपर होगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी काफी खास है, इस पर रेलवे ने बहुत सारा खेल रखा है। अभी प्रीवियस ईयर के पेपर में आप जब देखोगे तो समझ में आएगा। कई बार माध्यम 1 माध्यम 2 नहीं बोलता, वो ऐसे बोल देगा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पानी के सापेक्ष तो पानी पहले लिखा जाएगा, कांच तुम्हारा बाद में लिखा जाएगा, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। फॉर्मूला पूछा जाएगा, जिसके सापेक्ष हो वो तुम्हारा नीचे कीजिए, और मेरे भाई कांच का अपवर्तनांक बताइए कहां पर हो जाएगा? सर कांच का अपवर्तनांक हमारा ऊपर हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है। अब बच्चों इस पे ना कई सारी चीजें जो है आसान करने को आती है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने आपके सामने एक रूप लिखा है 1 म्यू2 इंटू, फिर आगे लिखा है 2 म्यू3 इंटू, आगे लिखा है मैंने 3 म्यू4। मैंने आपसे कहा है कि इसको आप 3 म्यू4 आप इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद एकदम छोटा कीजिए सॉल्व इट। तो आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है ना बच्चों। 1 म्यू2 का मतलब क्या होता है? सर 1 म्यू2 का मतलब म्यू2 डिवाइड बाई म्यू1 होता है। इसी तरीके से बताओ 2 म्यू3 का मतलब म्यू3 डिवाइड बाई म्यू2 होता है, और 3 म्यू4 का मतलब म्यू4 डिवाइड बाई म्यू3 होता है। तो मेरे भाई यहां पर जो है ना, ये देखिए म्यू2 से म्यू2 कैंसिल, म्यू3 से म्यू3 कैंसिल, तो इसका जो शॉर्टकट वजह आया वो म्यू4 डिवाइड बाई म्यू1 आया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये जो जितनी बातें मैंने आपको बताई थी, ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे अपवर्तनांक से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों का अभी वीडियो में कमेंट आया था, यही वाले वीडियो में कमेंट आया था कि सर आप जो है ना एक काम करो कि आप ना इसका पूरा वीडियो दे दीजिए। तो पूरा वीडियो पढ़ाइए, पढ़ाने को बोला था बहुत सारे बच्चों ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरा वीडियो मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। मैं आपको बता दूं, आप लोग पाठशाला रेलवे एग्जाम आइए, ये जो आपका यूट्यूब चैनल है पाठशाला रेलवे एग्जाम, आप सर्च किया, सब्सक्राइब किया, और पाठशाला रेलवे एग्जाम के होम वीडियो सॉल्ट लाइव और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आइए। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आइए तो आप लोगों को ये जो अभी वाली क्लास चल रही है बच्चों, अभी वाली क्लास की पीडीएफ 45 दिन साइंस थ्योरी, ये क्लास की प्लेलिस्ट ये है। जो शाम के 7 बजे चल रही है 45 दिन साइंस प्रैक्टिस, उसकी पीडीएफ ये मतलब प्लेलिस्ट। इसके अलावा ये जो आपको कहना है ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जानना है, हर एक चीज, जैसे भी मान लीजिए पूरा ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है, 4 से 5 घंटे में पूरा ऑप्टिक्स पढ़ा जाता है। तो आप इसी प्लेलिस्ट में जब आप नीचे आएंगे तो वहां पर आपको एक और प्लेलिस्ट मिलेगी, साइंस थ्योरी क्लास एग्जाम रेलवे एग्जाम बाय यूडी सर, साइंस थ्योरी क्लास फॉर रेलवे एग्जाम बाय यूडी सर। बच्चों इसमें 12 वीडियो है, और जैसे ही आप इन 12 वीडियो को क्लिक करेंगे मेरे दोस्त, तो इन 12 वीडियो में है तो 12 वीडियो, लेकिन 50 घंटे की वीडियो है। हाँ आप देखो इसमें ऐसे नीचे आएंगे ना, तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में सारे 1 शॉट वीडियो मिलेंगे। 1 शॉट 2.5 घंटा, 2.5 घंटा है, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा न्यूमेरिकल स्पेशल। और जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद जरा गौर से देखिए, तो यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, सर देखो 4 घंटे 12 मिनट में पूरा मैंने ऑप्टिक्स पढ़ा रखा है। तो अगर आपको पूरा इमेज फॉर्मेशन समझना है और डिटेल में चीजें समझनी है, इस वाले वीडियो को पूरा देख लो। दोबारा कभी आपको वीडियो देखने की जरूरत किसी भी पड़ेगी नहीं, नोट्स बना के रख लो, काम खत्म पूरे ऑप्टिक्स का।
लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे और थोड़ी आप नई नई चीजें समझो। जैसे कि अभी जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद ना ये मुझे बेंजीन वेंजीन है ना, कैरोसिन वगैरह इनके टेस्ट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिखाई दिए, इसीलिए मैंने इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाए। आप ये नोट्स बनाते रहिए, लेकिन पूरी डिटेल के लिए वो जो प्लेलिस्ट वाला वीडियो उसको आप देख लो। ठीक बच्चों, चलो अब बारी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये लीजिए पहला सवाल, ये सब अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं सवाल है। 1-2 के अपवर्तनांक दिए गए और वेलोसिटी का सही संबंध पूछ रहा है। बच्चों अभी पता है कि जो भी वेलोसिटी होती है वो कहीं ना कहीं अपवर्तनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जहां पर अपवर्तनांक ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम। 1.65 सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है, देख लो, इसलिए सबसे कम वेलोसिटी v2 होगी। सबसे कम वेलोसिटी हमारी किसकी होगी, v2 की होगी। और सबसे कम अपवर्तनांक देख लो, सबसे कम अपवर्तनांक 1.31 है, मतलब सबसे लास्ट वाला है। अगर ये अपवर्तनांक सबसे कम है तो सबसे लास्ट वाली वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो सबसे ज्यादा v3, उससे कम v2, और सबसे कम बताइए हमारा क्या हो जाएगा, हरा सबसे कम हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे कम हमारा v2, और बीच में हमारा कौन सा हो जाएगा सर, बीच में हमारा v1। चेक कीजिए, एकदम सही ना। आप फिर से देख लो भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा μ1 है, ये हमारा μ2 है, ये हमारा क्या है, μ3। सबसे कम म्यू क्या है, 1.31, इसलिए सबसे ज्यादा वेलोसिटी है। ठीक है, सबसे ज्यादा μ2, इसलिए सबसे कम। तो v3 सबसे आगे होगा, v1 उससे पहले, और v2 हमारा सबसे बाद में आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला उत्तर सही होगा, ए वाला आंसर पूरी तरह से सही है। चेक कीजिए, ये हमारे आरआरसी ग्रुप डी 2022 का सवाल है, मॉर्निंग इंटरसेप्टर। ये लीजिए, इसी ने जैसा एक और सवाल पूछा गया है, मतलब ये वाला डेटा देखो अलग है, डेटा अलग है, और ये वाला डेटा देख लीजिए अलग है। बच्चों ये हमारा μ1 है, ये हमारा μ2 है, और ये हमारा μ3 है। बोला जा रहा है कि बताइए वेलोसिटी का सही संबंध क्या होगा। तो आपको पता है कि जो भी हमारी वेलोसिटी होती है वो अपवर्तनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब इनवर्सली है तो सब उल्टा हो रहा, तो जहां अपवर्तनांक सबसे कम है, अब सबसे कम अपवर्तनांक ये है 1.31, इसीलिए सबसे ज्यादा वेलोसिटी v1 होगी। है फिर उससे देखो ये हमारा सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो इसका मतलब v2 हमारा आएगा, फिर लास्ट में हमारा v3 आएगा। भाई जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी सबसे कम, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम वो वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल तुम्हारे एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। और देखिए ये वाला सवाल सिंपली एक फॉर्मूला पूछा गया था। आपको पता है कि जो सही संबंध होता है वो वैसे फॉर्मूला होता है v बराबर c/μ। आप देख लो v बराबर c/μ से कौन वाला फॉर्मूला बनेगा, तो ये वाला तो गलत हो गया सर, ये वाला गलत हो गया। अच्छा μ बराबर पूछा जाए तो μ बराबर क्या हो जाएगा, c/v। देख लो μ बराबर c/v, तो μ बराबर c/v का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मतलब हर एक टॉपिक के बाद मुझे आपको 4-5 एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कराने हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि हाँ ये सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाला सवाल देखिए, ये आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है। अपवर्तनांक का सही क्रम बताइए। सबका मैंने अपवर्तनांक बता रखा है। जल का बताइए कितना होता है 1.33, कांच का बताइए कितना होता है 1.5, और वायु का कितना मैंने बताया था 1.008। सर इन्होंने जो पूछा है वो आरोही क्रम पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा, बढ़ता क्रम पूछा है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले वायु आएगा, उससे बाद कांच आएगा, मतलब उसके बाद पानी आएगा, फिर कांच आएगा। इसीलिए देख लो ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। चेक कीजिए नेक्स्ट, ये लीजिए, ये वाला सवाल अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बच्चों आपको पता है कि यहां पर मैंने सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखे। बच्चों इन्होंने कौन सा क्रम पूछा है, सर इन्होंने बढ़ता क्रम पूछा है। आंसर में बर्फ है, केरोसिन है, बेंजीन है, सेंधन अमट है। मैं यहां लिख ले रहा हूं, केरोसिन का याद करो मैंने 1.44 बताया था, बर्फ का याद करिए मैंने 1.31 बताया था, बेंजीन का मैंने बताइए कितना बताया था, सर बेंजीन का मैंने 1.50 बताया था, और सेंधन अमट का मैंने बताया था 1.54। बट आपको बढ़ता क्रम बताना है, तो बढ़ता क्रम में ये वाली लाइनें तो सही लिखी है, लेकिन बर्फ पहले आना चाहिए, केरोसिन बाद में। देखो तो बढ़ता क्रम का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी है, समझे ना। तो अपवर्तनांक ऑप्टिक्स को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे हमेशा सवाल आता है। दो पारदर्शी माध्यम ए और बी जिनकी स्पीड इतनी इतनी दी गई है। देखो सवाल लिखा है माध्यम ए के सापेक्ष
माध्यम एटा, है ना, माध्यम एटा माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तन। इंग्लिश भी देख लिए चलिए एक बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। माध्यम ए का अपवर्तनांक पूछ रहा है, अब विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, यानी म्यू ए ऊपर होगा और म्यू बी हमारा नीचे। ये तो बच्चों ये बताओ, वेलोसिटी में तो उल्टा हो जाएगा, वेलोसिटी में वी बी ऊपर होगा, वी ए नीचे। भाई क्या कह रहा, देखो ए का अपवर्तनांक बी के सापेक्ष, ठीक है, तो बी के सापेक्ष बी नीचे ए ऊपर। वेलोसिटी उल्टी होती है तो उल्टा कर दिया। अब देखो ए और बी की वेलोसिटी दी गई है, बी की वेलोसिटी 2.25 गुणे 10⁸ है और ए की वेलोसिटी 2 गुणे 10⁸ है। आप जल्दी से इनको सॉल्व कर लीजिए बस। तो आप देखो यहां 10⁸ से 8 कैंसिल, सॉल्व करके देखिए तो 1.125 रेशियो हमारा 1.125 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। अरे एक और सवाल है, ये देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 कह दिया और माध्यम में प्रकाश की गति किसके बराबर है? आसान है। अरे यार प्रकाश की गति के लिए सीधा सीधा 3 गुणे 10⁸ ऊपर रखिए, अपवर्तनांक 1.5 नीचे रखिए, तो आप बताओ प्रकाश की गति कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 10⁸ हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। क्या बात हो गई। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला आंसर एकदम सही है। तो मेरे भाई ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक आपको मजा आ गया होगा। मैं ये चाहता हूं कि पिछली बार आप सब लोगों ने जो कमेंट किए थे वो पिछली वीडियो में लगभग 234 कमेंट थे। मैं ये चाहता हूं कि यहां पर कमेंट की संख्या 300 प्लस होनी चाहिए। तो आप सब लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं। इसी तरीके से हम लोग पूरे 45 दिन ये शॉर्ट वीडियो डालते रहेंगे ताकि आपकी साइंस की एक बढ़िया सी कॉपी बन जाए। और बाकी प्लेलिस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, ये वो प्लेलिस्ट है ना, ये वो प्लेलिस्ट है साइंस थ्योरी फॉर रेलवे एग्जाम्स, जिस प्लेलिस्ट को पढ़ने के बाद आपकी पूरी तरीके से साइंस का एक बेहतरीन कह सकते हो वीडियो के साथ आप पूरा ऑप्टिक्स, पूरा पीरियोडिक टेबल, हर एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।